तीसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा देखें, एल्कोहल्स में भी प्रिपरेशन के लिहाज से दो कैटेगरीज हैं। नंबर वन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप लार्ज स्केल पर किसी चीज को बनाएं। और लार्ज स्केल पे दायरे अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो हम उसे सेल करने के लिए बनाते हैं, यानी कि बिजनेस पर्पज के तौर पे। और जब हम लैब में किसी चीज को बनाते हैं तो हम सीखने के लिए बनाते हैं। सही है। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दो चीजों की है, एक मिथाइल अल्कोहल की भी है और इथाइल अल्कोहल की भी है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारे पास दो चीजों की है, एक इथाइल अल्कोहल की और दूसरी मिथाइल अल्कोहल की। तो पहले जल्दी से मिथाइल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को जरा देखते हैं। देखें, मिथाइल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बहुत आसान है। हमें क्या करना होता है, हम सिंपली क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं। एक मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर में कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम एक साथ पढ़ना चाहें तो इन्हें हम प्यार से कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, यानी या तो हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या फिर हम सिंपली ये कह दें कि वाटर गैस। तो हम वाटर गैस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कितना हीट करेंगे मुन्ने, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना हीट करोगे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना प्रेशर यूज करोगे, 280 एम प्रेशर यूज करोगे। इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल में। और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। अभी आपने पढ़ा भी है थोड़ी देर पहले। अच्छा, यहाँ पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक मिक्सचर होता है किसका, जिंक ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का। तो ये तीनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए कि मिथाइल अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वाटर गैस से। वाटर गैस को कितना हीट करना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना प्रेशर देना है, 280 एम देना है। कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, यानी जिसे हम प्यार से मिथानॉल भी कहते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को आप चाहें तो बैलेंस भी कर दें। हाइड्रोजन यहाँ पर तीन और एक, कितने हो गए, चार। जबकि यहाँ पर सिर्फ दो हैं, तो यहाँ पर हम टू लगा देते हैं ताकि टू टू जा फोर। ये तो हो गई मिथाइल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल की भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। और इथाइल अल्कोहल की जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो हम करते हैं थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन के कई मतलब होते हैं। बहुत आसान करके अगर मैं फर्मेंटेशन आपको एक्सप्लेन करूं तो सिंपल वी कैन से इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हेयर हेयर फूड है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए किसी भी चीज को ब्रेक करें, स्पेशली फूड को, तो हम उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। राइट। अब एल्कोहल दो तरह की फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है, एक फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस और दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। कितने तरीकों से तैयार किया जाता है मुन्ने, दो तरीकों से। नंबर एक, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस और दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। अच्छा, मैथ्स वाले स्टूडेंट भी है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें नॉर्मली आम आंख से नजर नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं। तो फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, तो इन दोनों केमिकल्स को बैक्टीरिया या फंजाई की मदद से ब्रेक करते हैं। तो फिर हमारे पास जो अल्कोहल बनता है तो उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस को स्टार्ट करते हैं। मोलासेस से काम आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसको देख लीजिए जल्दी से जरा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोलासेस क्या होता है। देखें, शुगर कैन, आपने सुना होगा शुगर कैन हम गन्ने को कहते हैं। तो गन्ने के कंसंट्रेटेड रस से, गन्ने का जूस होता है ना,
तो गन्ने के कंसंट्रेटेड रस से हम क्या करते हैं, गन्ने के कंसंट्रेटेड रस से यानी कि कंसंट्रेटेड जूस से शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, यानी शुगर को सेपरेट कर लेते हैं, शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, गन्ने के जो कंसंट्रेटेड जूस होता है यानी गाढ़ा गाढ़ा जूस, गन्ने का जो रस होता है उसे पकाते हैं तो गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़े गाढ़े रस में से जब हम शुगर को निकाल लेते हैं तो पीछे कचरा बचता है, रेसिड्यू बचता है। तो बस वो जो रेसिड्यू है यानी कचरा है, आप उसे किसका नाम देते हैं, आप उसे नाम देते हैं मोलासिस का। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले हमने एक बात की कि फर्मेंटेशन के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। ठीक है। अब इस फर्मेंटेशन के अंदर आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, ये भी याद रखिएगा। हम यूज करते हैं यीस्ट, यानी कि खमीर। हम किसको यूज करेंगे, खमीर को। ठीक है, हाँ। तो खमीर के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का मतलब बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है। आ, चलें, अब सबसे पहले क्या होगा कि जो मोलासेस आपने लिया है, खमीर में से एक केमिकल निकलेगा, एक कैटलिस्ट निकलेगा जिसका नाम है इन्वर्टेस। क्या नाम है, इनवर्टेस। इन्वर्टेस क्या करता है, इन्वर्ट होता है ना, इन्वर्टेस, इन्वर्टेस क्या करता है, मोलासेस को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज के अंदर। फ्रक्टोज, ग्लूकोज का नाम तो आपने सुना ही है। फ्रक्टोज एक तरह की फ्रूट शुगर है, यानी फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा मीठी होती है। तो हैं दोनों शुगर्स, बट फ्रक्टोज की जो शुगरनेस का लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज है ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है, और यीस्ट के खास केमिकल से, जिस केमिकल का नाम है जाइमेस। यानी खमीर में से पहले केमिकल निकलता है इन्वर्टेस, जो मोलासिस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर उसमें से एक और केमिकल निकलता है जिसका नाम है जाइमेस, वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल एल्कोहल के अंदर। इथाइल एल्कोहल के अंदर, इथाइल एल्कोहल के साथ साथ वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमारे पास इथाइल एल्कोहल तैयार हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गई मोलासिस के थ्रू प्रिपरेशन। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं, स्टार्च से। अब स्टार्च आपको कहाँ से मिलेगा, स्टार्च आपको आलू से भी मिल सकता है, स्टार्च आपको चावलों से भी मिल सकता है। ठीक है। तो होता क्या है कि हम स्टार्च लेते हैं और खमीर में से यानी यीस्ट के अंदर से खास एंजाइम निकलता है, यानी कैटलिस्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं डायस्टेस। और डायस्टेस की मदद से वो जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोस में। फिर अगले हमें क्या होता है, ये सब शुगर्स की फॉर्म है। ठीक है, माल्टोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सारी शुगर्स की फॉर्म है। ये अभी आप आगे जाके जब बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये शुगर्स की फॉर्म आपको पता लगेंगी, ये कौन सी क्या होती है, किसमें क्या होता है, किसमें कैसे होता है। फिर खमीर में से एक और केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं माल्टेस। ठीक है, चीजें इसमें आपने याद करनी है। माल्टेस क्या करता है, माल्टोस को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। और जब फाइनली ग्लूकोज आ जाता है तो आपको पता ही है कि ग्लूकोज टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऊपर हमने अभी पढ़ा है रिएक्शन। और किसकी मदद से काम होता है, ये काम भी यीस्ट के केमिकल की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं जाइमेस। इतना मुश्किल नहीं है, देखें। इथाइल अल्कोहल को हम किससे तैयार करते हैं, फर्मेंटेशन से। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, किस किस की फर्मेंटेशन करनी है, मोलासेस की और स्टार्च की। मोलासेस आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप गन्ने का रस निकाल लेंगे, उसे पका लेंगे। ठीक है। आ, उसमें से चीनी सेपरेट कर लेंगे तो जो बचा कुचा कचरा होगा उसे मोलासेस कहते हैं। एक बात, स्टार्च आप कहाँ से लेंगे, स्टार्च आप आलू से भी ले सकते हैं और चावलों से भी ले सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा स्टार्च है। अब मोलासेस के लिए आपने क्या करना है, मोलासेस में आप जैसी खमीर डालेंगे तो खमीर में एक केमिकल होता है इन्वर्टेस, वो मोलासेस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो ग्लूकोज आपके पास आया है वो खमीर के एक और केमिकल से रिएक्ट करेगा, जाइमेस से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, जो हम तैयार कर रहे थे प्रिपरेशन हमारी। दूसरा मेथड स्टार्च, स्टार्च भी खमीर के केमिकल से मिलता है जिसे हम डायस्टेस कहते हैं, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाती है माल्टोस में। और इसी तरह से
माल्टोज भी खमीर के केमिकल से मिलता है, जिसे कहते हैं माल्टेस, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज हमें पता ही है कि ग्लूकोज जब खमीर के केमिकल से मिले यानी जाइमे से, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रिपरेशंस आपको याद होनी चाहिए, दोनों प्रिपरेशंस के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अल्कोहल की खत्म कर ली। अब हम अल्कोहल की जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अच्छा, अलबत्ता एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि अगर आप फर्मेंटेशन से अल्कोहल तैयार कर रहे हैं, तो मुन्ने ये 12% प्योर होता है बस, 12% प्योर होता है बस। और कभी भी ये 14% पर तो जा ही नहीं सकता। क्यों? अब कहा तो हम कहते हैं हमें 100% प्योर ला के दो, तो ये तो सिर्फ 12% है, 14% से किसी सूरत ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल डिस्ट्रॉय द केमिकल्स ऑफ यीस्ट। एल्कोहल की हाई कंसेंट्रेशन तो खमीर को ही खराब कर देती है, तो फिर चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो हम जो एल्कोहल तैयार करेंगे फर्मेंटेशन से, वो सिर्फ 12% प्योर होगा। अब हम उसे 12 से 95% कैसे करें भाई? हम उसे 12 से 100%, 100% तो खैर चीजें होती भी नहीं है, बट हमने क्या करना है, हमने जो 12% एल्कोहल हमारे पास आया है, 12% इथाइल एल्कोहल, हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और इसकी प्यूरिफिकेशन का जो मेथड का नाम है वो है डिस्टिलेशन। ठीक है, हम डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा सारा। और ये कितने परसेंट प्योर होगा, एक दफा जिससे बार बार फिल्टर करेंगे, तो ये तकरीबन 95% जाके प्योर हो जाएगा। जहाँ वो 12% था, बार बार प्योर करने की वजह से, फिल्टर करने की वजह से वो 95% प्योर हो जाएगा। और 95% प्योर एल्कोहल को हमें खास नाम देते हैं। क्या? हम उसे खास नाम देते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। अब ये जो 95% प्योर एल्कोहल है, यानी इथाइल एल्कोहल है, हम क्या करते हैं, हम इसकी दोबारा डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन अब हम डिस्टिलेशन एक केमिकल की मदद से करते हैं। और वो केमिकल कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो हम डिस्टिलेशन करेंगे, वो डिस्टिलेशन हमें खास केमिकल की मदद से करते हैं, जिस केमिकल का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, इसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही एल्कोहल जो 85% प्योर था, अब वो 99.9% प्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? 99.9% प्योर हो जाता है। खैर, अच्छा, जब वो 99.9% प्योर हो जाता है, तो हम ऐसे अल्कोहल को भी एक खास नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से रिलेटेड थी, वो मैंने सारी आपको बता दी। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन के होंगे नॉर्मली। ठीक है, उन्हें हम खास इंडस्ट्री का नाम नहीं नहीं देते। मेरे बच्चों, अब हम इसकी नॉर्मल प्रिपरेशंस को पढ़ रहे हैं। नंबर वन, हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो डिस्कस कर ली है, अब हम इसकी नॉर्मल प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब है कि अल्कीन का वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और आप उसका रिएक्शन किससे करा दें? वाटर से, क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब ही एडिशन ऑफ वाटर होता है। और अल्कीन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। चले, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इथीन की, तो इथीन का मतलब क्या होता है? इथीन का मतलब होता है दो कार्बन। इथीन का मतलब क्या है? दो कार्बन। और इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, अभी ये कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड बना रहा है, तो यानी कि दो मजीद बॉन्ड्स बनाएगा।
तो 2 हमने हाइड्रोजन लगा दिए, इस तरफ भी हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये इथीन का फॉर्मूला है, कई सारी दफा आपके सामने ये आ भी चुका है। अब हम इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? वाटर से। तो वाटर का मतलब क्या होता है? HOH। जब रिएक्शन होगा तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या बचेगा? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अभी जो आपके पास HOH है, ये आपके पास जो HOH है, तो H एक में हम H लगा देते हैं, तो ये CH2 से कितना हो जाएगा? CH3। ठीक है, CH3। और दूसरे के साथ हम क्या लगा देते हैं? OH, यानी इसके साथ हम OH लगा देते हैं। तो ये क्या है? देखें, इसमें 2 कार्बन है और इसमें OH भी है। तो 2 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या होगा? इथाइल। और OH की वजह से इसका नाम क्या होगा? एल्कोहल। इसका मतलब अगर MCQs में लिखा आता है कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन गिव्स, तो सिंपली आप क्या बताओगे? आपका आंसर क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे वो पूछ सकता है कि इसमें कैटलिस्ट कौन इस्तेमाल होगा? तो इसके अंदर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्या आएगा कि हाइड्रेशन में हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? तो आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी तरह का एमसीक्यू क्या आ सकता है कि अगर हम ये एल्कीन इस्तेमाल करें तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? तो जब हम इथीन इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। अब ये तो एक आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों आसान क्वेश्चन है? क्योंकि जब दो कार्बन होते हैं, अ, जब 2 कार्बन होते हैं तो आपसे आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन गिव्स इथाइल एल्कोहल, सिंपल। यानी जब 2 कार्बन होंगे तो हमें अल्कोहल की पोजीशन बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह से ये इथाइल एल्कोहल को हम और प्यार से क्या कहते हैं? हम इथेनॉल कहते हैं। तो हमें पोजीशन नहीं बतानी कि कौन से कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन लेकिन जब कार्बन 2 से ज्यादा होंगे तो हमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो अब वो आप पोजीशन कैसे बताओगे? वो आप पोजीशन कैसे बताओगे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मान लें हम यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम 1 ब्यूटीन लें और अगर हम 2 ब्यूटीन लें तो इसकी हाइड्रेशन पर क्या होगा और इसकी हाइड्रेशन पर क्या होगा? समरी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। समरी ये है कि अगर 2 से ज्यादा कार्बन है, जैसे अभी आपने देखा ब्यूटीन में, ब्यूट का मतलब ही 4 कार्बन होता है ना। तो याद आपने क्या रखना है कि अगर पोजीशन 1 है, किसकी पोजीशन 1 है? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, तो आप एल्कोहल की एक बढ़ा के रखेंगे, यानी एल्कोहल की पोजीशन क्या होगी? 2। अगर अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1, तो एल्कोहल की पोजीशन क्या होगी? 2। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलें, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो एल्कोहल की पोजीशन क्या होगी? एल्कोहल की पोजीशन 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इसी तरह से अगर एल्कोहल की पोजीशन 1 नहीं है तो हो सकता है 4 हो। सही है? तो एल्कोहल डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर 4 है तो एल्कोहल की पोजीशन क्या होगी? 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। याद रखें, अब इस समरी को याद रखना है आपने। अगर अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, ठीक है, जैसे 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 1 हेक्सीन, 1 हेप्टीन, 1 ऑक्टीन, 1 ओनिन, 1 है पोजीशन, तो एल्कोहल हमेशा सेकंड कार्बन पे लगेगा। याद रखना है, ये सेकंड कार्बन पे लगेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और अगर पोजीशन 1 नहीं है, चाहे जो भी है, तो एल्कोहल वहां पे भी लगेगा और उससे अगले वाले पे भी लगेगा। जैसे मान लें अल्कीन की जो पोजीशन है वो 5 है, तो एल्कोहल कहाँ लगेगा? 5 पे भी लगेगा और 6 पे भी लगेगा। चलिए जरा इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब होता है 4, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर क्या है? 2 ब्यूटीन, तो ये भी ब्यूट है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? 4, ये ले हो गया 4। सही है।
अब पहले वाले में वन ब्यूटीन है, वन का मतलब पहले पर डबल बॉन्ड है। दूसरा वाला केमिकल कौन है, टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन का मतलब दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो एक जगह पे डबल हो गया, बाकी सब जगह पे हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ऐसा ही होता है, ठीक है, एक जगह पे होता है किसी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप इसको बैलेंस कर दें, पहले वाले कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो दो और बनाएगा, दूसरा वाला कार्बन तीन बना रहा है, कैसे, दो पीछे और एक आगे, तीन बना रहा है तो एक बच गया। फिर ये सिर्फ दो बना रहा है, एक पीछे एक आगे, तो दो रह गए। ये वाला सिर्फ एक ही बना रहा है पीछे, तो तीन बचे। इसी तरह से इसको भी बैलेंस कर दें, अभी एक, यहाँ भी एक और यहाँ तीन। चले, अब हम इसमें वाटर ऐड करने जा रहे हैं और हम देखते हैं वाटर ऐड करने पर जो एल्कोहल की पोजीशन है वो क्या होगी। नाम मुश्किल नहीं है, नाम तो आसान है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है यार डिकीन से क्या बनेगा, बहुत आसान है, डिकनोल, आखिर में ओल लगा दें बस। पेंटीन से क्या बनेगा, पेंटानोल। ब्यूटीन से क्या बनेगा, ब्यूटानोल। असल मसला ये है पोजीशन का कि वो OH ग्रुप कहां होगा। ठीक है, चलें जरा जल्दी से देखिए, रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहां पे क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये एक्टिवेटेड है जहां से आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यानी ये जो आपका ग्रुप है ना, यहां पर काम होगा। जहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अगले नए ग्रुप भी वहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं तो वैलेंसी फ्री हुई। अब एक जगह पे मुझे क्या लगाना है, H, और दूसरी जगह पे मुझे क्या लगाना है, OH। तो मैं कहाँ H लगाऊं, कहाँ OH लगाऊं, हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। कब, जब हाइड्रोजन बैलेंस ना हो। अगर आप पहले वाले कार्बन की बात करें तो पहले वाले कार्बन में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 2 है। दूसरे वाले कार्बन की बात करें तो दूसरे वाले कार्बन में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1। क्या बराबर है हाइड्रोजन, नहीं। जब हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी H और कहीं भी OH नहीं लगा सकते। क्या अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स। मुने मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स ये कहता है सिंपल कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर हाइड्रोजन को क्या कर दो, ऐड। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहीं हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो हाइड्रोजन पहले वाले में ज्यादा है या दूसरे वाले में ज्यादा है, पहले वाले में ज्यादा है। ठीक है, तो एक जगह पे आपने H लगाना है, एक जगह पे आपने OH लगाना है, लेकिन बात ये H कहाँ लगेगा, OH। तो H वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, यहाँ ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। ये 2 से 3 हो जाएंगे हाइड्रोजन लगने के बाद। ठीक है, और OH कहाँ लगेगा, दूसरी तरफ, यानी यहाँ पे। तो अब जरा इसका नाम रखते हैं, देखो जरा, नाम रखो, नाम रखो। कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। OH की वजह से क्या लगा दो, ओल। अब OH कहाँ लगा हुआ है भाई, पहले पे लगा हुआ है, नहीं, दूसरे पे लगा हुआ है, हाँ। तो नाम क्या होगा, टू ब्यूटानोल। क्या नाम होगा, टू ब्यूटानोल। अब जरा देख लो जल्दी से, वन ब्यूटीन जब हमने लिया तो एल्कोहल कहाँ लगा, दूसरे वाले पे। यही बात बताई थी कि अगर पोजीशन 1 है तो एल्कोहल कहाँ लगेगा, 2 पे। याद रखना है यहाँ पे, अगर पोजीशन 1 है तो एल्कोहल कहाँ लगेगा, 2 पे लगाएगा। चलें जरा, अब आगे देखिए। जरा ब्यूट को देखते हैं, ब्यूट को क्या है भाई, CH3, सिंगल बॉन्ड, CH, डबल बॉन्ड, CH, सिंगल बॉन्ड, CH3। यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद क्या बच गया यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। अब कौन सा ग्रुप एक्टिव होगा भाई, यही ग्रुप एक्टिव होगा, जहां से डबल बॉन्ड टूटा है वही ग्रुप तो एक्टिव होता है। इस एक्टिव होने का मकसद क्या है, यहीं पर ही आपका ग्रुप लगेगा। ठीक है, यहीं पर ही क्या लगेगा, आपका ग्रुप लगेगा।
चले भाई, अब देखें, अब आपने एक जगह पे एच लगाना है और एक जगह पे क्या लगाना है, ओ एच लगाना है, सिंपल। तो आप क्या करें, अब आपने ये देखना है कि कहाँ एच लगेगा कहाँ ओ एच लगेगा। क्या मार्कोनिक ऑफ रूल्स अप्लाई होगा, नहीं। क्यों, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, मार्कोनिक ऑफ रूल्स अप्लाई नहीं होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल्स जब अप्लाई होता है जब एक जगह पे कम हाइड्रोजन और दूसरी जगह पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल्स अप्लाई नहीं होगा। अब क्या करोगे, अब कहीं पे भी एच लगा दो, कहीं पे भी ओ एच लगा दो। मान लो यहाँ पर मैं ओ एच लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं एच लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं ओ एच और यहाँ पर मैं एच। ठीक है, तो क्या बना, 1 2, दूसरे पे लगा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 2 ब्यूटानोल। इन केस अगर मैं ऐसा ना करता, यहाँ पर एच यहाँ पर ओ एच लगा देता, तो भी ये 2 ब्यूटानोल होता। क्यों, अब नंबरिंग यहां से शुरू होती, पहले यहां से करीब था ओएच तो यहां से शुरू हुई, अब ओएच यहां से करीब है तो यहां से शुरू होगी, 1 2 दूसरे पे लगा हुआ है अभी भी। तो ये दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 ब्यूटानोल आ रहा है। सही है, इसका मतलब हमने यही बात की थी कि अगर पोजीशन 1 होगी तो अल्कोहल उससे एक आगे पे लगेगा यानी 2 पे लगेगा, लेकिन अगर पोजीशन 2 होगी तो अल्कोहल 2 पे लगेगा, ठीक है, या 3 पे लगेगा। अब आप बोलेंगे तो 2 पे ही लगा, 3 पे भी लगेगा भाई, 3 पे भी लगेगा। चलो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 हेक्सीन, ठीक है, 2 हेक्सीन को देखें जरा। 2 हेक्सीन का मतलब होगा 6 कार्बन। अब 2 पर ईन होगा, ए 1 छोड़ दें, 2 पे आ जाएं, 2 पे ईन लगा दें, बाकी सब जगह पे हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। जरा इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा दें। इतनी काम की चीजें आप सीख रहे हैं और बैलेंस करना नहीं आता आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने डायरेक्ट जल्दी से बैलेंस कर दिया। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर से। क्या होगा कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है टूटेगा। अब जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बचा, CH3, CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3, यही है। जो आपका मेन ग्रुप है जहां पर ग्रुप नए लगेंगे वो कौन सा है, वो ये वाला ग्रुप है यार, ये जगह है वो। ऐसा ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों के दरमियान से तो आपने क्या तोड़ा, इन्हीं दोनों के दरमियान से आपने डबल बॉन्ड तोड़ा ना। अब आप कहां पर एच लगाओगे और कहां पर ओ एच लगाओगे, कहीं भी लगा दो। क्यों, क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन एक ही है, यहां भी हाइड्रोजन एक ही है, तो हमें जरूरत नहीं है मार्कोनिक ऑफ रूल्स अप्लाई करने की। अब मान लो मैं यहां पर ओ एच लगा दूं और यहां पर एच लगा दूं। अब जरा इसका नाम देखते हैं, टोटल कितने कार्बन है भाई, 6 हैं, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। अच्छा, एल्कोहल है तो फिर एन लगा के होल लगा दिया, यानी हेक्सेनोल हो गया। ओ एच कहां पर है, एक दो दूसरे पर है, ओ एच कहां पर है, दूसरे पे, तो नाम क्या हो गया, 2 हेक्सेनोल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3 प्लस HOH। क्या केमिकल है, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3। चले, मेन ग्रुप कौन है भाई, मेन ग्रुप हमारा ये है। क्यों, क्योंकि देखें जहां पर डबल बॉन्ड है तो वहीं तो रिएक्शन होगा। अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि यहाँ OH लगा दिया, पहले पे OH लगा दिया, दूसरे पे H लगा दिया। लेकिन ये काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पे H लगा दें और दूसरे पे OH लगा दें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब मार्कोनिक ऑफ रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा तो हमारी मर्जी है हम क्या करें। अब आप जरा देखें, 6 कार्बन है तो अभी भी नाम क्या होगा, हेक्सानोल। यहां तक तो बात सेम है। पहले पे OH है, नहीं, दूसरे पर है, नहीं, कहां पर है, तीसरे पर है, तो नाम क्या होगा, 3 हेक्सानोल। इस तरफ से गिनती शुरू नहीं होगी क्योंकि OH बाद में आएगा, 1 2 3 4 यहां से दूर आ रहा है, 1 2 3 यहां से करीब आ रहा है, इसलिए लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
अच्छा अब देखें, मैंने आपको चीजों की एक्सप्लेनेशन दी। अब देखें, एमडी कैट में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी पड़ती हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको डायरेक्ट समरी बताऊंगा, आपने उसे मेमोराइज रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यार अगर डबल बॉन्ड पहले पर है तो एल्कोहल दूसरे पे लगेगा, अगर डबल बॉन्ड पहले पे नहीं है तो एल्कोहल उसी जगह पे लगेगा और उसके बाद भी लगेगा। ठीक है, एक दफा समरी में आपसे और शेयर कर लेता हूँ। समरी क्या है कि अगर अगर डबल बॉन्ड वन पर है, अगर डबल बॉन्ड वन पर है तो एल्कोहल कहाँ होगा, टू पर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड वन पे नहीं है, टू पे है, तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा, टू पे भी हो सकता है और थ्री पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड फोर पर है तो एल्कोहल कहाँ होगा, फोर पे भी हो सकता है और फाइव पर भी हो सकता है। सिंपल तो रूल है। अगर पहले पे है तो बस दूसरे पे होगा, अगर पहले के अलावा कहीं पर भी है तो वहां भी होगा, उसके अगले वाले पे भी होगा। सिंपल, बस। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब आप जल्दी से एक और मेथड पढ़ें, वो इतना मुश्किल नहीं है, उसको हम जल्दी ही गुजारेंगे। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलें, अब जरा जल्दी से हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब समझते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है। देखिएगा जरा। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब ये होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर, ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर। यानी इसमें भी हम क्या करेंगे, वाटर से ही रिएक्शन कराएंगे। एक बात। अब रही बात अल्काइल हैलाइड की, तो मैंने अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन, और हैलाइड का मतलब होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, इसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है, बहुत आसान है, मैं करूंगा आपको समझ आ जाएगा। वो आपसे कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइल आयोडाइड। क्या बोलता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, गिव्स। अब आपने आंसर देना है, बहुत आसान है। क्या आंसर होगा, वही आंसर होगा भाई, प्रोपाइल एल्कोहल। आंसर क्या होगा, प्रोपाइल एल्कोहल। बहुत आसान है। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्टाइल आयोडाइड, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करोगे सॉल्व, ऑक्टाइल एल्कोहल, खत्म, सिंपल। इसी तरह से अगर वो पोजीशन भी दे दे तब भी कोई मसला नहीं है, ले आओ पोजीशन। जैसे वो आपसे कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ टू क्लोरो, क्या कहता है वो आपसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ टू क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, एक नए अंदाज में नाम लिख दिया, कोई मसला ही नहीं है, ले आओ ले आओ। जवाब क्या होगा, टू ब्यूटानोल। पोजीशन सेम रहेगी, टू ब्यूटानोल। आंसर क्या होगा, टू ब्यूटानोल। वो आपसे बोलता है वन क्लोरो ब्यूटेन, तो आप बोलते हैं वन ब्यूटानोल। बस आपने क्या करना है, एल्कोहल बनाना है, सिंपल। जितने कार्बन उसमें उतने ही कार्बन इसमें होंगे। ठीक है, अगर वो आपसे कहता कि भाई वन ब्रोमो पेंटेन गिव्स, तो आप बोलते हैं वन पेंटानोल। तो ये वाली प्रिपरेशन बहुत आसान थी। अच्छा, अब जो प्रिपरेशन आपसे डिस्कस करनी है मैंने, वो है थ्रू गिरगेनार्ड्स रीजन। किसके थ्रू, गिरगेनार्ड्स रीजन। बस ये लास्ट प्रिपरेशन है, लेकिन ये है बहुत बड़ी। चलें, गिरगेनार्ड्स रीजन की जो प्रिपरेशन है ये है बहुत बड़ी। गिरगेनार्ड्स रीजन को हम यूज करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए। लेकिन लेकिन याद रखिएगा कि इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा एल्डिहाइड और कीटोन समझना पड़ेगा। हमें 3 फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड, नंबर 2
एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नंबर 3 एसीटोन। चले, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, एसीटोन। देखें ऑर्गेनिक एक मुश्किल सब्जेक्ट है, बट एक दफा ऑर्गेनिक के आप जीते हो गए ना, वो भाई आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। जब 10 लोगों में बैठ के उनसे क्वेश्चन नहीं होगा ना, आपसे हो जाएगा, तो आपका खुद ब खुद इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि यार वो आपसे कहेंगे क्या बनना है भाई ये तो यार अभी तो ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन देखें हर वो चीज जो मुश्किल होती है ना, वही आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि देखें बायो पढ़ाना आसान है, ठीक है, जबकि मेरा सब्जेक्ट है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बायो पढ़ाना आसान है, केमिस्ट्री पढ़ाना मुश्किल है। तो बायो पढ़ाना क्योंकि आसान है, इसलिए बायो के बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो बायो की टीचर की डिमांड मार्केट में कम है, पे स्केल भी कम है। लेकिन केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हर किसी से समझ नहीं आता। बायो तो तकरीबन टीचर से समझ आ जाता है, केमिस्ट्री हर टीचर से समझ नहीं आता, इसलिए केमिस्ट्री के टीचर की डिमांड भी ज्यादा होती है। तो देखिए जो काम मुश्किल है वो सीखने पर आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी। खैर बहरहाल, अच्छा, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का एक नाम और है। फॉर्मल्डिहाइड को हम प्यार से कहते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन पे पूरा पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है ही एल्डिहाइड और कीटोन का। फिलहाल अभी हम इनको जस्ट फॉर्मूलाज तक रखेंगे, वरना ये एल्कोहल का लेक्चर खत्म ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। फॉर्मल्डिहाइड को प्यार से हम मीथानॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथानॉल भी कहते हैं। इसी तरह से एसिडल्डिहाइड को हम प्यार से इथानॉल भी कहते हैं, इथानॉल, ठीक है। और एसीटोन को प्यार से क्या कहते हैं? प्रोपानोन। क्या कहते हैं? प्रोपानोन कहते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देखें। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कार्बोनाइल कहते हैं। अभी ये बात आपको पता हो ना पता हो एक ही बात है, लेकिन जब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हम कार्बोनाइल कहते हैं। खैर आप इसे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कह दें। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन है तो वो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक तरफ आपने CH3 कर दिया और एक तरफ वही H है, तो वो एसिडल्डिहाइड बन गया, यानी आपने एक साइड छेड़ दी। अब एसीटोन कब बोलोगे? जब कार्बोनाइल के एक नहीं बल्कि दोनों तरफ CH3 होगा। तो अगर एक तरफ CH3 है तो एसिडल्डिहाइड, दोनों तरफ CH3 है एसीटोन, एक भी तरफ नहीं है तो फिर आप उसे क्या बोलोगे? फिर आप उसे बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड। कार्बोनाइल के एक तरफ CH3 एक तरफ हाइड्रोजन, एसिडल्डिहाइड। कार्बोनाइल के दोनों तरफ CH3, एसीटोन। चलें अब हम जल्दी से समझेंगे कि गिरगिनार्ड्स रीजन किसे कहते हैं। जब तक ये टर्म्स हमें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते भाई। चलें, गिरगिनार्ड्स रीजन क्या होता है? गिरगिनार्ड्स रीजन सिंपल है, दैट इज RMGX। ये असल में गिरगिनार्ड्स एक साइंटिस्ट का नेम है, और गिरगिनार्ड्स ने एक कंपाउंड बनाया जिससे हम कई सारी चीजें मजीद बना सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है? RMGX। अब ये RMGX होते क्या है, इसको देख लें जरा। देखिए ये जो R है, ये जो R है, ये R क्या है? ये R है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ कार्बन। ये क्या है? चेन ऑफ कार्बन। फिर ये Mg, ये Mg क्या है? ये है मैग्नीशियम, मेटल को कहते हैं। X क्या है? हेलाइड है यार, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये जो गिरगिनार्ड्स रीजन है ना, देखिए ये रिएक्शंस बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मैं आपको बहुत एक आसान तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। चलें, अब ये जो गिरगिनार्ड्स रीजन है इसका फॉर्मूला क्या है? RMGX, राइट। अब हम जरा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R की जगह पे हम चेन ऑफ कार्बन छोटी सी ले लेते हैं, मिथाइल।
तो CH3, Mg की जगह तो Mg रहेगा, और X की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो यहाँ पर एलिमेंट है वो आयोडीन है विद रिस्पेक्ट टू गिरगिनार्ड्स रीजन। गिरगिनार्ड्स रीजन के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आयोडीन होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये गिरगिनार्ड्स रीजन का एक स्ट्रक्चर हो गया। RMgX, उसकी हमने एग्जांपल ले ली। R की जगह पे हमने CH3 लिख दिया, मिथाइल। Mg की जगह पे Mg आएगा, जरा X की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यानी आयोडीन। अच्छा, अब गिरगिनार्ड्स रीजन को गिरगिनार्ड्स रीजन तो साइंटिस्ट की वजह से कहते हैं, बट इसका केमिकल नेम क्या होगा? तो है क्या ये R को हम क्या कहते हैं, अल्काइल। ठीक है, Mg को मतलब मैग्नीशियम, और X को हम क्या कहते हैं भाई, X को हम कहते हैं हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि गिरगिनार्ड्स रीजन को हम प्यार से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। चलें, अब एमडी कैट और इंट्री टेस्ट में इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। याद है ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड आपने पढ़ा? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है भाई? कार्बोनिल के दोनों तरफ H, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, याद करें। एसिडल्डिहाइड क्या होता है? कार्बोनिल के एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ H। और एसीटोन क्या होता है? कार्बोनिल के एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3। याद है ना, अभी ऊपर पढ़ाया। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड और एसीटोन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जब गिरगिनार्ड्स रीजेंट फॉर्मल्डिहाइड से, एसिडल्डिहाइड से या एसीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? देखिए सिंपल है, पहले तो आप डायरेक्ट याद रख लें, अगर फॉर्मल्डिहाइड से करेगा तो 1 डिग्री बनेगा, अगर एसिडल्डिहाइड से करेगा तो 2 डिग्री बनेगा, और अगर एसीटोन से करेगा तो 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलें, अब जरा हम इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जब गिरगिनार्ड्स रीजेंट से करेगा तो क्या नाम होगा? ठीक है, केमिकल कौन सा है हमारे पास? CH3, MgX। इस CH3 MgX का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? किससे करा रहे हैं भाई? फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं। चलें, फॉर्मल्डिहाइड से जरा करा के चेक करते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो ये आ गया एक कार्बन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 2 हाइड्रोजन है, तो ये आ गए 2 हाइड्रोजन। सही है। फिर उसके बाद ये जो O है, ये O आएगा, 2 हाइड्रोजन तो लगा दें पहले, एक और एक, 2 हाइड्रोजन। फिर जो O है ये O आएगा OH के साथ, क्योंकि अल्कोहल की प्रिपरेशन है ना, OH तो लगाना लगाना है आपको। अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ H कैसे आ गया, तो ये वाटर में से आया है। यानी हम जो रिएक्शन करते हैं वो करते हैं गिरगिनार्ड्स रीजेंट प्लस वाटर। ठीक है, तो तीन चीजें रिएक्ट करती है, गिरगिनार्ड्स भी करता है, वाटर भी करता है और फॉर्मल्डिहाइड भी करता है। इसी तरह से गिरगिनार्ड्स भी करेगा, वाटर भी करेगा और एसिडल्डिहाइड भी करेगा। गिरगिनार्ड्स भी करेगा, वाटर भी करेगा और एसीटोन भी करेगा। सही है, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड का C, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड के 2H। ठीक है, फिर ये जो O है ये वाटर के H के साथ मिलके क्या बना लेता है, OH। आगे चलिए, क्या ये कार्बन जो अभी हमने बनाया है क्या ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है भाई। क्यों? इस कार्बन ने अभी सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए। कैसे? 2 हाइड्रोजन है इसके साथ और एक आगे बॉन्ड है, टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो अब जो गिरगिनार्ड्स का CH3 है वो आके यहां लगेगा, तो ये क्या बना? ये बन गया इथाइल एल्कोहल। 2 कार्बन है और OH है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल होगा। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं। एन इथाइल एल्कोहल इज 1 डिग्री, राइट? हाउ? 1 डिग्री। जिस कार्बन के साथ OH होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन के लेफ्ट पर चेन तो है, ठीक है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं, सिर्फ एक ही तरफ तो है, तो हाँ इट्स 1 डिग्री। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि फॉर्म एल्डिहाइड की जगह जब एसिड एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। देखें, अब क्या है आपके पास? अब आपके पास C है, साथ में एक तरफ H है, तो मुन्ने क्या हो गया? CH। देखे ना, C है और H है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है? CH3 भी है, तो ये लें,
CH3 भी लगा दिया हमने। फिर मैंने क्या बताया था कि जो O है ये O किसके साथ मिलके आता है, वाटर के H के साथ, तो ये बन गया OH। चलिए अब हम देखेंगे क्या ये स्टेबल है। अगर आप बीच वाले कार्बन को देखें तो बीच वाला कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बना रहा है, एक पीछे, एक आगे, और एक हाइड्रोजन से, 3 बना रहा है, एक तो बाकी है ना। तो उसमें साथ क्या लगेगा, गिरगेनार्ड्स का CH3, क्या लगेगा, गिरगेनार्ड्स का CH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई, इस कंपाउंड में क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 को हम कहते हैं प्रोप, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन लेकिन क्योंकि इसका शेप ऐसा आ रहा है, इस वजह से याद करें, हम पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या है देखते हैं। तो जिस कार्बन के साथ OH होता है उस कार्बन को देखें, जिस कार्बन के साथ OH होता है, ये देखें ना, जिस कार्बन के साथ OH होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के ऊपर भी चेन है, अल्फा कार्बन के अब की दफा देखें तो ऊपर भी चेन है और पीछे भी चेन है। तो क्योंकि दो तरफ चेन हो गई इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे 2 डिग्री। ठीक है, तो जब गिरगेनार्ड एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलेगा तो बनेगा एथाइल अल्कोहल जो कि 1 डिग्री है। जब गिरगेनार्ड एजेंट एसिडल्डिहाइड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि 2 डिग्री है। इसी तरह से जब गिरगेनार्ड एजेंट 3 डिग्री के एसीटोन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ये देखते हैं जरा जल्दी से। देखें भाई क्या लिखा हुआ है, कार्बन, तो हमने जल्दी से क्या लगा दिया, कार्बन, फिर इसके साथ इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, तो दोनों तरफ हम CH3 लगा देते हैं जल्दी से, इधर भी CH3, इधर 2 CH3 हमने लगा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। अब हमारे पास ये जो O है, मैंने बताया था वाटर के H के साथ मिलके वो OH बन के ऐसे आ जाता है। क्या कार्बन बैलेंस है, नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है मुन्ने वो 4 होती है, और बीच वाला कार्बन इस वक्त एक बॉन्ड पीछे, एक ऊपर और एक आगे, 3 ही तो बना रहा है। तो गिरगेनार्ड्स का जो CH3 है वो रह गया लगाना, वो भी तो लगेगा। अब ये क्या है, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन होने की वजह से आप इसे क्या कहते हैं, ब्यूटाइल, और OH होने की वजह से आप इसका नाम क्या रखेंगे, एल्कोहल, यानी इसका जो नाम होगा वो होगा ब्यूटाइल एल्कोहल। राइट। अब क्योंकि यहाँ पर जो शेप है वो प्लस शेप है, और इस तरह के शेप को फिर हम क्या कह देते हैं, टर्शरी, तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इट्स टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब हम ये देखेंगे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो मुन्ने जिस कार्बन के साथ OH होता है उस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं। अल्फा के ऊपर भी चेन है, अल्फा के लेफ्ट पर भी चेन है, अल्फा के नीचे भी चेन है, अल्फा के तीनों तरफ चेन है। तो हाँ, ये 3 डिग्री है। ठीक है, समरी क्या है कि जब, आसान है, आसान है, समरी क्या है, जब जब हमारा गिरगेनार्ड्स रीजन फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा मुन्ने, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, 1 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ समरी लिखते हैं जल्दी से। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम एसिटल्डिहाइड लें, अच्छा किसी बच्चे के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर एसिटल्डिहाइड की जगह कुछ और ले लें तो, प्रोपियोनल्डिहाइड ले लें, ब्यूटाइलल्डिहाइड ले लें, वेलरल्डिहाइड ले लें, तब भी 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 2 डिग्री, या फिर सेकेंडरी, अभी आपने देखा भी है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। और सिमिलरली अगर हम एसीटोन का रिएक्शन करें तो फिर क्या बनता है, 3 डिग्री या फिर टर्शरी एल्कोहल। तो द प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एल्कोहल एंड हो गया। अच्छा, एक बात और याद रख लीजिए आप कि एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन। एल्कोहल रिडक्शन के जरिए भी तैयार होता है। किस किस की रिडक्शन भाई, एल्डिहाइड की रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन,
या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एल्कोहल रिडक्शन के जरिए भी तैयार होता है, किस किस की रिडक्शन, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और ईस्टर की। अब ये चीज हम कब कवर करेंगे, ये चीज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में, ठीक है। अभी हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं ना, ईस्टर भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही आ जाएगा, कुछ पार्ट है उसका। तो ये चीज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर की रिडक्शन से बन रहा है ना, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के चैप्टर में भी है, तो वहां पर इसका मेजर पोर्शन है, इसलिए हम इस टॉपिक को वहां कवर करेंगे। सही है। तो प्रिपरेशन इस तरह से एंड हो गई, रिडक्शन वाली प्रिपरेशन है बट वो इन चैप्टर्स में कवर होगी। अब हम इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे और इसके रिएक्शंस करेंगे। अभी तो हम एल्कोहल तैयार कर रहे थे, अब हम एल्कोहल के रिएक्शंस शुरू करेंगे। देखिए अब हम अपने एल्कोहल के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी को समझने के लिए, ठीक है, रिएक्टिविटी को समझने के लिए, ठीक है, हमें डिस्कस करना पड़ेगा सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। चलें अब मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है वो है NU, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की स्पेलिंग में NU स्टार्ट में आता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है वो NU है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, देखिए न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब क्या होता है, लवर। देखें, न्यूक्लियो वर्ड का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है यार, प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज होता है। और फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है लवर। ओहो, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत करते हैं। अब अगर कोई पॉजिटिव से प्यार कर रहा है, पॉजिटिव से प्यार कर रहा है, तो खुद उस पर क्या होगा, क्या पॉजिटिव ही होगा, नहीं मुन्ने नहीं। हमेशा याद रखिएगा, ओपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ओपोजिट। इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव को पसंद कर रहा है तो खुद उस पर नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पसंद करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नहीं, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर कोई पॉजिटिव को पसंद कर रहा है तो खुद उस पर नेगेटिव होना चाहिए। यानी न्यूक्लियोफाइल को हम NU से शो करते हैं और उस पर क्या चार्ज लगा देते हैं, नेगेटिव। यानी न्यूक्लियोफाइल ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन पर माइनस चार्ज होता है और वो पसंद किसको करते हैं, प्लस चार्ज वालों को, ठीक है। चलिए आगे, न्यूक्लियोफाइल को शो करने का एक तरीका और है, NU लिख के हम ऐसे दो डॉट्स लगा दें, क्योंकि इन डॉट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ही तो होता है। तो या तो आप नेगेटिव डाल दें, ठीक है, डायरेक्ट, या फिर आप नेगेटिव की जगह इलेक्ट्रॉन शो कर दें, इलेक्ट्रॉन्स पर भी तो नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल दर हकीकत ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन पर माइनस चार्ज होता है और वो पसंद प्लस वालों को करते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल समझाऊं तो मुन्ने, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और फाइल का मतलब क्या होता है, लवर। ओ, यानी ये नेगेटिव से प्यार करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि आता है ई से है, इसलिए हम इसे ई से शो करते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इनको माइनस को पसंद करना है, तो खुद इनको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो पसंद किसको करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स को। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स जो पसंद किसको करते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। समझ आ गई, नेगेटिव हो पॉजिटिव को पसंद करे उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव को पसंद करे उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट।
अब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। अब अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो मुन्ने अल्कोहल का क्या सिंबल होता है, ROH, ऐसा ही है। जब अल्कोहल हम स्टार्ट कर रहे थे तो अल्कोहल के स्टार्ट में हमने पढ़ा था। अच्छा भाई चलो, आर पर कौन सा चार्ज होता है, आर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है, जबकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलें अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी, क्या, जब भी हम न्यूक्लियोफाइल से किसी अल्कोहल को रिएक्शन करवाएं, क्या हो, जब भी न्यूक्लियोफाइल से किसी अल्कोहल को रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। आपको पता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल किसको पसंद करेगा मुन्ने, न्यूक्लियोफाइल पसंद करेगा आर को, किसको पसंद करेगा, आर को। तो क्योंकि ये आर को पसंद करेगा तो इसलिए ये आर को अलग कर देगा, तो ये हो जाएगा RNU, और OH बेचारा साइड हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड टूटा, यहां पर क्या हुआ, हेयर, आर का मतलब कार्बन, और किससे जुड़ा हुआ है कार्बन, ओ से, OH से जुड़ा हुआ है, बट एक एलिमेंट लिखे तो ओ से जुड़ा हुआ है, तो हेयर CO बॉन्ड इज ब्रोकन। यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, CO वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तभी तो O टूटा, तभी तो RNU से जुड़ गया जाके। ठीक है, अच्छा एक बात तो आपने ये याद रखी, दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, दूसरी बात यानी पहली पहली बात क्या याद रखनी है, जब भी कोई अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा या न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अच्छा अब याद क्या रखना है इसके अलावा, इसके अलावा आपने याद ये रखना है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा रिएक्ट किससे करता है, न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा रिएक्ट करता है 3 डिग्री अल्कोहल से, किससे करता है, 3 डिग्री अल्कोहल से। अच्छा, उससे कम, उससे कम रिएक्ट करता है 2 डिग्री वालों से। अच्छा, उससे भी कम किससे करता है, उससे भी कम करता है 1 डिग्री अल्कोहल से। और 1 डिग्री अल्कोहल से भी कम किससे करता है, मिथाइल अल्कोहल से। लास्ट में एक चीज है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल 1 डिग्री अल्कोहल में नहीं आता। ठीक है, आ, हमारी सिंध बोर्ड की बुक तो कहती है कि आता है, वैसे फेडरल बोर्ड नहीं कहती कि ये 1 डिग्री में आता है। उसकी वजह ये है कि देखें, CH3OH, जिस कार्बन के साथ OH होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, तो अल्फा के ना तो इधर कार्बन है, ना ही ऊपर कार्बन है, और ना ही नीचे कार्बन है, कहीं भी नहीं है यार, तो इसलिए हम इसे 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। तो मैं फिर समराइज कर रहा हूं, जब भी न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कब ज्यादा अच्छे से टूटेगा, जब 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, उससे कम 2 डिग्री, उससे भी कम 1 डिग्री, उससे भी कम मिथाइल अल्कोहल, यानी न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री से बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज वेरी रिएक्टिव अगेंस्ट 3 डिग्री अल्कोहल, और न्यूक्लियोफाइल इज वेरी लेस रिएक्टिव अगेंस्ट मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री से बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री से थोड़ा कम अच्छे से, 1 डिग्री से और कम, मिथाइल अल्कोहल से और कम। इसी तरह से अगर हम ये तो हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ ली। अब अगर हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल से कैसे रिएक्ट करता है, हमें पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव वाला किसको पसंद करेगा, नेगेटिव वाले को, किसको पसंद करेगा, नेगेटिव वाले को। और नेगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जाके सीधा जहां ऑक्सीजन है वहां अटैक कर देगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा था, कार्बन पे, सही है, बट इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। चले, तो जब ये ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा, यानी जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, RO, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, और साथ में जो बेचारा H है वो अलग हो जाएगा। अब यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटा, क्या कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, नहीं,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया ना, ऑक्सीजन किसका बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। सो हियर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, ये बॉन्ड टूट गया। अच्छा, अब हमें क्या पता होना चाहिए यार, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किससे अच्छे से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का उल्टा होगा। न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री से अच्छे से रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल अल्कोहल से अच्छे से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उससे कम रिएक्ट करता है 1 डिग्री से, उससे कम रिएक्ट करता है 2 डिग्री से, उससे कम रिएक्ट करता है 3 डिग्री से। यानी न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्शन करता है, मिथाइल अल्कोहल से कम करता है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल उल्टा है, एक को याद कर लें, दूसरे को उसको अपोजिट कर दीजिएगा। जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मिथाइल अल्कोहल से अच्छे से रिएक्ट करता है, लेकिन 3 डिग्री से अच्छे से रिएक्ट नहीं करता। तो ये ट्रेंड आपको याद होनी चाहिए। ये जितनी भी बातें बताई इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हर बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हम अपने एक एक करके रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। रिएक्शंस अल्कोहल के इतने ज्यादा नहीं हैं, ठीक है, बड़ी जल्दी कवर हो जाएंगे। अरे भाई प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद PCl3, PCl5 और SOX2, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं HCl से, PX5 से, PX3 से और SOX2 से। चलें, अब हम एक एल्कोहल को सिलेक्ट कर लेते हैं। एल्कोहल हम कौन सा ले लेते हैं, सबसे कॉमन एल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल एल्कोहल। हमें पता है कि इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ने, C2H5OH, ठीक है। सबसे पहले हम C2H5OH का रिएक्शन किससे करा दें, HCl से। फिर C2H5OH का रिएक्शन हम किससे करा दें, PX5। PX5 का मतलब समझते हो, ओ भाई PCl5, PBr5, यानी X की जगह पे पुट कर दें क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। तो हम सिंपल Cl पुट कर रहे हैं। अब पहले इन दोनों का रिएक्शन पढ़ लेते हैं जरा। देखिए होगा क्या, ये जो क्लोरीन है यानी X है, ये जाके OH की जगह पे लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, C2H5Cl, सही है। अब यहां से क्या बचा, OH, और यहां से क्या बचा, H, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। इसका मतलब हम समझ गए कि जब भी अल्कोहल किसी भी एक्स वाले केमिकल के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे, एक्स वाले केमिकल के साथ रिएक्ट करे, तो बनता क्या है, अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाता है मुन्ने, अल्काइल हैलाइड। देखें C2H5 इज द चेन ऑफ कार्बन, और चेन ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्काइल। क्लोरीन क्या है, एक हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड, सही है। इसी तरह से PCl5 में जो क्लोरीन है वो भी क्या होगा, वो भी जाके OH की जगह लग जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5Cl। अच्छा, अब हम देखते हैं बचा क्या, देखें यहां से क्या रह गया, OH, यहां से क्या रह गया, P, और हमारे पास 5 क्लोरीन थे। कितने क्लोरीन थे, 5। एक इस्तेमाल हुआ है अभी सिर्फ, देखे ना, C2H5 के साथ एक Cl लगाया अभी सिर्फ, 4 तो बचे। तो यहां से क्या बचा, O और H, यहां से क्या बचा, P, और कितने क्लोरीन भाई, 4 क्लोरीन। कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन। होगा क्या कि एक हाइड्रोजन और Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl, सही है। साथ में क्या बचा, P बचा, O बचा, और कितने Cl बचे भाई, 1 2 3, एक तो HCl में चला गया ना, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, POCl3। अच्छा, अब इसका नाम आपको पता है इथाइल क्लोराइड, इसका नाम भी आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, सही है। चलें और आगे चलते हैं। अब हमारे पास इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ है भाई, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन है PX3 के साथ। PX3 का मतलब PCl3 ले लें। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अब हम किससे करेंगे, SOX2 से। बताया था ना मैंने ऊपर, देखें PX3, तो X की जगह पे क्लोरीन पुट करा, PCl3 हो गया। एंड सिमिलरली SOX2,
तो हमने क्या करा, X की जगह पे क्लोरीन पुट कर दिया तो SOCl2 हो गया। ठीक है। अच्छा, इनके नाम भी आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। इसका नाम मैं लिख देता हूँ। वैसे तो अगर आप इंटर करके आए हैं तो ज़ाहिर है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट फिर भी इसे हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। सिनेरियो क्या है कि जो क्लोरीन है ये जाएगा उसी तरह से और OH की जगह पे जाके लग जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5Cl। अच्छा, यहां से क्या बचा, OH, यहां से क्या बचा, P और 2Cl। जरा लिख के देखते हैं। अच्छा भाई देखिए, यहां से क्या बचा, OH, यहां से क्या बचा, P, और यहां से क्या बचा, 2 क्लोरीन। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या है, वो क्या याद रखनी है भाई, PCl3 इज मोर रिएक्टिव देन PCl5। क्या याद रखेंगे, PCl3 इज मोर रिएक्टिव देन PCl5। और कितना रिएक्टिव है, 3 टाइम्स। कितना रिएक्टिव है भाई, 3 टाइम्स। जब हमने PCl3 की रिएक्टिविटी देखी तो 3 गुना ज्यादा थी एज कंपेयर टू PCl5। इसका मतलब ये हुआ कि जहां PCl5 एक अल्कोहल से रिएक्शन करता था एक वक्त में, वहां PCl3 एक वक्त में तीन तीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, है ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि PCl5 तो एक ही अल्कोहल से, लेकिन PCl3 तीन तीन अल्कोहल को संभालेगा। ओहो, अगर ये तीन तीन अल्कोहल को संभालेगा तो C2H5 हमारे पास 3 हो गए, जिसको बैलेंस करने के लिए यहां भी 3 लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है। अब फाइनली देखते हैं हम कि क्या चीज बची। चलें जरा देखें। सबसे पहले OH से C2H5 से हम स्टार्ट करते हैं। जरा C2H5 को देखें। C2H5 आपके पास कितने हैं यहाँ पे, C2H5 आपके पास कितने हैं, 3 है। C2H5 कितने हैं, 3। अच्छा, अगर आप उस साइड पे C2H5 को देखें तो वहां पर भी जो C2H5 है वो C2H5 कितने हैं, 3। इसका इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि C2H5 तो बैलेंस है। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर ये 3 जो है ना वो सबके साथ होगा, यानी C2H5 के साथ तो ये है ही, ये C2H5 के साथ तो है ही, ये O के साथ भी है और ये H के साथ भी है, यानी आपके पास 3 O भी बचे और आपके पास 3 H भी बचे। सही है। अब यहां देखें, यहां से आपके पास क्या बचा, P। तो एक चीज और बच गई आपके पास, कौन, P बच गया। कितने क्लोरीन है आपके पास, 3, ये तीनों यूज हो गए। कैसे, ये 3 जो है वो इस क्लोरीन को बैलेंस कर रहा है ना। देखिए C2H5Cl 3 है आपके पास, तो एक C2H5Cl में एक क्लोरीन, एक C2H5Cl में एक क्लोरीन, एक C2H5Cl में एक क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन हो तो गए बैलेंस। अब आपके पास जो चीज बची है वो 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और एक फॉस्फोरस। तो इससे मिलता जुलता है कंपाउंड क्या बनता है, H3PO3। क्या, H3, देखिए 3 H, एक P और 3 O। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस एसिड। केमिकल कौन सा बना, इथाइल क्लोराइड, सेम। अब SOCl2 से भी जरा जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। देखें भाई, ये क्लोरीन भी जाके OH पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा, C2H5Cl, वही सेम काम होगा। अब हम देखेंगे क्या चीज बची, यहां से OH रह गया, यानी O रह गया और H रह गया। अच्छा, यहां से क्या बचा, S बचा, O बचा, एक क्लोरीन जाके C2H5 के साथ लगा, एक क्लोरीन, 2 थे हमारे पास, एक तो बचा ना। अब जो एक H और एक Cl है वो मिलके बना लेंगे HCl, और फिर क्या बचा, SOO, यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, ये भी इथाइल क्लोराइड। अब समरी क्या है, समरी ये है मुन्ने के एल्कोहल चाहे PCl3 से मिले
चाहे PCl5 से मिले, चाहे SOCl, चाहे HCl से मिले, बनेगा क्या? अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपसे पेपर में कहे कि इथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 की बात कर रहा है, एंड फॉर्म्स डैश, तो डैश में अपना नाम मत लिखना, डैश में तो केमिकल का नाम लिखोगे। अभी तो केमिस्ट्री पढ़ाई मैंने आपको, कैसे लिखोगे? यहां से उठाओगे इथाइल और PCl3 का क्या उठा लोगे? Cl, यानी कि क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। खत्म बात। अगर इथाइल एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की जगह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करता तब भी यही बनता, SOCl2 से करता तब भी यही बनता, HCl से करता तब भी यही बनता, चारों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम। एक और सवाल लाऊंगा मैं अपने मुन्ने के लिए। देखें, अगर वो आपसे ये कहे कि भाई, आपसे कहता है वो कि आइसोप्रोपाइल, ओए होए होए होए, कुछ खतरनाक कह रहा है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल reacts with PCl5 and forms dash, तो क्या आंसर होगा भाई? एल्कोहल का क्या उठाओगे? पहला वाला वर्ड, यानी कि आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और दूसरे वाले केमिकल से हम क्या उठाते हैं? क्लोराइड, यानी नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस आपको सॉल्व नहीं करने, इन रिएक्शंस को आपने डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपका टाइम जाया होगा। ठीक है, सिंपल है। ब्यूटाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2, सिंपल क्या बनेगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। जो एल्कोहल है उसके साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगा दो, सही है। अब हम अपना एक नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? डिहाइड्रेशन का, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चले भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में आपने क्या याद रखना है? सबसे पहली बात वो आपसे पूछ सकता है कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करोगे तो क्या बनेगा? तो आंसर इज अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। देखें, प्रिपरेशन को याद करें। जब आप एल्कोहल में पानी डाल अल्कीन में पानी डाल रहे थे तो एल्कोहल बन रहा था, एल्कोहल में से पानी निकालोगे तो क्या बनेगा? अल्कीन ही तो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पेपर में कहता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल गिव्स, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा इथीन। ठीक है, अगर वो आपसे बोलता है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोपीन। सिंपल। तो जो भी एल्कोहल लेंगे उसी एल्कोहल के कार्बन से क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा, बस और कुछ नहीं बनेगा। अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं जो आपने याद रखनी है। ये तो जब की बात हो गई जब नॉर्मल एल्कोहल यूज करोगे, जब नॉर्मल एल्कोहल यूज करोगे तो नॉर्मल एल्कोहल से बनेगा अल्कीन। अगर अगर तुमने एक्सेस एल्कोहल यूज कर लिया, एक्सेस का मतलब ज्यादा एल्कोहल यूज किया, तो मैंने अल्कीन नहीं बनेगा, फिर ईथर बनेगा। क्या बनेगा फिर? ईथर बनेगा। ईथर क्या होता है? कार्बन की चेन, ऑक्सीजन, कार्बन की चेन। क्या? कार्बन की चेन, ऑक्सीजन, कार्बन की चेन, ये है ईथर। चलें,
अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एल्कोहल नॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो एल्कोहल क्या है, C2H5OH। इस C2H5OH में से अगर मैं वाटर रिमूव कर दूं, क्या रिमूव कर दूं, वाटर रिमूव कर दूं, तो क्या बचेगा, दो कार्बन बच जाएंगे, यानी कि C2। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 5 और एक 6, कितने हैं, 6। वाटर में दो गए, कितने बचे, 4। ऑक्सीजन एक ही था, वो तो वाटर में चला गया। तो मुन्ने क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, C2H4। क्या बना, C2H4। और C2H4 का क्या है नाम, इथीन ही तो है। कैसे, इथीन का फॉर्मूला बना के दिखाता हूं मैं आपको। इथीन का मतलब होता है दो कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों कार्बन दो दो बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इनके साथ दो दो हाइड्रोजन लगा दें। अब जरा इसको जोड़ के लिखें, कितने कार्बन है भाई, दो कार्बन है, यानी C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के तो बराबर है, इसका मतलब इथीन बना है। लेकिन 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 अगर तुम एक्सेस एल्कोहल ले लो, एक्सेस एल्कोहल का मतलब ज्यादा, तो कम से कम दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं, कम से कम। अब क्या होगा, देखते जाइए। एक जगह से H, दूसरी जगह से OH, एक जगह से H, दूसरी जगह से OH, मिलके क्या बना देंगे, पानी, 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 पानी। क्या बचा, C2H5O, C2H5O। यहां से क्या बचा, C2H5। तो ये क्या है, चेन ऑफ कार्बन O, चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन O, चेन ऑफ कार्बन, ये ईथर है भाई। और इसका नाम होता है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम होता है, डाई इथाइल ईथर। क्यों, ऑक्सीजन की वजह से ईथर कह रहे हैं, और C2H5 दो दफा है, तो इथाइल दो दफा है, इसलिए इसका नाम हो गया डाइथाइल ईथर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, पेपर में ये कहता है आपसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल गिव्स डैश। आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्रोपीन, अल्कीन बनेगा। ठीक है, अल्कीन बनेगा। लेकिन लेकिन अगर वो आपसे कहे डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस प्रोपाइल, ओ, बड़ा PhD हो गई आपकी अल्कोहल के अंदर। अगर वो आपसे बोले एक्सेस प्रोपाइल अल्कोहल, ओए होए होए होए, एक्सेस अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो तुम। अब क्या बनेगा, ईथर। नाम कैसे रखोगे, इथाइल अल्कोहल लिया था तो नाम कैसे रखा था, डाइथाइल ईथर ना, तो इसका नाम कैसे रखोगे, डाई प्रोपाइल ईथर। ठीक है, एक्सेस का मतलब यार प्रोपाइल अल्कोहल दो दफा है, तो दो दफा अगर प्रोपाइल अल्कोहल है, एक्सेस का मतलब कम से कम दो दफा ना। तो प्रोपाइल अगर दो दफा है तो एक प्रोपाइल, एक प्रोपाइल, तो डाई प्रोपाइल ना, डाई प्रोपाइल ना, डाई प्रोपाइल ईथर। यहां पर जो रिएक्शंस हैं वो हमारे एल्कोहल के लिहाज से एंड हो रहे हैं, नॉर्मल एल्कोहल के लिहाज से। अब इसमें जो एक चीज बाकी है वो क्या है, नॉर्मल एल्कोहल से जो एक चीज बाकी है वो क्या है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। और मुन्ने, जब हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बन जाता है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए ये हम कहां पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में, क्योंकि उसमें इससे ज्यादा डिटेल है। तो जो चीज जिस जगह पर ज्यादा डिटेल में है हम वो चीज वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम उस चीज के चीते हो सके। हाँ, अब अगला चैप्टर ही एल्डिहाइड और कीटोन है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है। चले, तो नॉर्मल एल्कोहल के तो रिएक्शंस खत्म हो गए, लेकिन डायोल्स का एक रिएक्शन है, दैट इज क्लीवेज ऑफ 1,2 इथेन डायोल।
चले भाई, क्लीवेज का मतलब क्या है? क्लीवेज का मतलब है तोड़ना। किसको तोड़ रहे हो? 1,2 इथेन डायोल को। किसको तोड़ रहे हो? 1,2 इथेन डायोल को। बस ये आखिरी है, आखिरी। इसके बाद आपके एल्कोहल के रिएक्शंस हर तरह से खत्म हो जाएंगे। कैसे? हर तरह से खत्म हो जाएंगे। बहरहाल हम जल्दी जल्दी अपने काम को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले तो इथेन डायोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेन डायोल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ईथ का मतलब बता दो आज सबको। 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन। 1,2 डायोल, यानी 1 पर भी ओल, 2 पर भी ओल, 1 पर भी ओल, 2 पर भी ओल। तो 1 पर भी OH लगा देंगे और 2 पर भी OH लगा देंगे। यार इनको जोड़ना भी पड़ेगा। बता दो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। पहला वाला कार्बन इस वक्त 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक ऊपर और एक आगे, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा रहा हूं। दूसरा वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक पीछे और एक ऊपर, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा रहा हूं। ओ भाई, क्लेवेज कर रहे हो, इसका मतलब आप इसे तोड़ोगे। कैसे? बीच से टक कर। कैसे? बीच से टक कर। जाहिर है तोड़ने के लिए कुछ तो लोगे ना। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको क्लेव करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं HiO4। कौन सा? HiO4। मुन्ने, इसका नाम तो हो गया 1,2 इथेन डायोल। इसका नाम क्या है? 1,2 इथेन डायोल। HiO4 का जो नाम है वो है पर आयोडिक एसिड। क्या नाम है? पर आयोडिक एसिड। ठीक है। एक सीधा सीधा एमसीक्यूज तो ये आ सकता है कि यार क्लेवेज करना है डायोल का, कौन सा केमिकल यूज करें? तो आंसर होगा पर आयोडिक एसिड। हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले, HiO4, HiO4। अब पर आयोडिक एसिड में सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन? नहीं। आयोडीन? नहीं। ऑक्सीजन? हाँ। कितने? 4। और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन किसको पसंद करता है? हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन किसको पसंद करता है? हाइड्रोजन को। कैसे? पानी में देखा, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन है? हाइड्रोजन ही तो है। और पृथ्वी पर घड़ों पानी है। क्या है? घड़ों पानी। भाई बहुत पानी है, बहुत पानी। और पहले तो सब पानी पानी था, ये तो बाद में जमीन बनी है। तो भाई हम समझ गए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पसंद करता है। चलो पसंद करवा दो। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन, ये जो 4 ऑक्सीजन है ना, उनमें से बस एक ही बहुत है हाइड्रोजन के लिए। तो ये 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल के जाएगा इस हाइड्रोजन के पास। लेकिन फिर बता रहा हूं, ऑक्सीजन सही औरत नहीं है। ऑक्सीजन बोलती है मुझे एक हाइड्रोजन नहीं, दो दो हाइड्रोजन चाहिए। क्या बोलती है? दो दो। पानी में देख लो, पानी में एक हाइड्रोजन है नहीं, दो दो हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से मिलेगा सिर्फ, तो पानी पानी थोड़ी होगा। पानी पानी करने के लिए तो आपको एक ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन से मिलाना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन से मिलाना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन से? 2 हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन क्योंकि सही नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन से मिलेगी और सब पानी पानी है। क्या? सब पानी पानी। अब देखो, ये जो केमिकल था HiO4, इसमें से एक ऑक्सीजन तो निकल गई ना, तो क्या बचा? HiO3। क्या? HiO3। ये कौन है? पहले आपके कैलिबर का सवाल। H2O का क्या है? वाटर। अब खतरनाक, HiO3 क्या है? यह है आयोडिक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं हम? आयोडिक एसिड। अब जरा देखते हैं, अब जरा देखते हैं कि क्लेवेज होने के बाद बीच में क्या बचा। देखिएगा जरा, देखें क्लेवेज करवाएं जरा। जब हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से बीच में इसमें दरार पड़ जाएगी। अब जब बीच में इसमें दरार पड़ जाएगी तो देखिए ये बचा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड O। और इधर भी क्या बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड O। यही बना ना? ये है क्या? चलो इसको लगा के देखते हैं। सी, सी सिंगल बॉन्ड O, O। कितने हाइड्रोजन है? दो दो। एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी बताओ। 4 होती है। अभी कितनी है? 3। पीछे, आगे, ऊपर।
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। अभी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? बस एक ही तो बना रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है और कार्बन 3 बना रहा है, यानी दोनों एक एक कम बना रहे हैं, तो क्यों ना इनकी कमियों को पूरा कर दें और एक और बॉन्ड लगा दें। ओहो, मुने ये कौन है? याद करें वो लम्हात। मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर आप वो लम्हात याद करें, देखिए, आहिस्ता आहिस्ता लम्हात आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ठीक है, आ रहे हैं आ रहे हैं। ओहो हो, ये देखो, एच कार्बोनाइल एच, एच कार्बोनाइल एच, एच कार्बोनाइल एच, भाई कौन है ये? फॉर्मल्डिहाइड है। कौन है? फॉर्मल्डिहाइड है। अब लम्हात वापस जा रहे हैं, लम्हात वापस जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लम्हात वापस जा रहे हैं। हम्म। ओ भाई, ये कौन है? ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। कौन है ये? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा हो गया। ओ भाई, ये भी यही है, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। यानी एक नहीं, दो दो फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। कितने? दो दो फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, समझे? दो दो फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। तो भाई एमसीक्यूज की समरी क्या है? एमसीक्यूज की समरी ये है, इस वक्त यहां पर ना, इस टॉपिक से लास्ट में बिल्कुल ना, पहली बात जो आपसे पूछ सकता है कि क्लीवेज ऑफ 1,2 इथेन डायोल अकर्स बाय, तो क्या आंसर दोगे भाई? इसका सिंपल सा आंसर क्या है? HiO4, यानी पर आयोडिक एसिड। एक और है केमिकल, वो भी यूज कर सकते हैं, वो है PbCH3C00 4। ये कौन है? इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। इसका नाम है टेट्रा एसीटेट। ये हो गया टेट्रा एसीटेट, CH3C00। और पीबी के लिए हम लगाते हैं लेड, तो उसका नाम हो गया लेड टेट्रा एसीटेट। तो अगर वो आपसे पेपर में पूछेगा कि भाई 1,2 इथेन डायोल को कौन क्लीवेज कर सकता है, तो फिर आपका जवाब होगा या तो ऑप्शन में पैरायोडिक एसिड या फिर टेट्रा इथाइल लेड टेट्रा एसीटेट। दूसरी बात, भाई क्या बनेगा? क्लीवेज ऑफ 1,2 इथेन डायोल गिव्स डैश, तो क्या बनेगा? आपको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अभी आया था ना ऊपर, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तीसरी बात, क्लीवेज ऑफ 1,2 इथेन डायोल इन द प्रेजेंस ऑफ, बताएं किसकी मौजूदगी में ये काम होता है? ये काम होता है HiO4 यानी पैरायोडिक एसिड या फिर लेड टेट्राएसीटेट की मौजूदगी में। लेकिन 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 वो आपसे कहता है भाई ये काम कर दो KMnO4 की मौजूदगी में, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट की मौजूदगी में, या फिर K2Cr2O7 की मौजूदगी में। यानी उसने केमिकली चेंज कर दिया। पहले उसने आपसे किसकी बात की? पहले तो उसने आपसे कहा कि HiO4 या टेट्रा एसीटेट लेड मिलेगा तो क्या बनेगा, तो वो तो आपको पता है क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। लेकिन वो कह रहा है HiO4 या PbCH3C00 4 से नहीं मिल रहा, बल्कि KMnO4 या K2Cr2O7 से मिल रहा है। तो फिर आप याद रखिएगा कि आपका जवाब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है बल्कि फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है भाई? फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ये कौन है? देख के बताओ। ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड के आखिरी वाले एच से पहले अगर हम ओ लगा दें तो ये कहलाता है फॉर्मिक एसिड।
ठीक है, असल में दर हकीकत मसला क्या है, ये जो केमनोफोर है ये जरूरत नहीं है अब आपके लिए ना। ये केमनोफोर और K2Cr24 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन को ऐड करवाना। तो जहां फॉर्मेल्डिहाइड बनना था, अब फॉर्मेल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में आके ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। तो बस इसको समरी की तरह याद रख लें कि कॉन्क्लेव करवाएगा HiO4 या PbCH3COO4, इनके नाम याद रखें, पैरायोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट। अच्छा, क्लेवेज होने के बाद बनेगा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर उसने कहा कि क्लेवेज HiO4 नहीं, PbCH3COO4 नहीं, बल्कि KMnO4 या K2Cr2O7 कर रहे हैं, तो फिर आपका आंसर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, बल्कि आपका आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ पर हमारा एल्कोहल का काम एंड हो गया। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।